हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे थे? द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। और ये आज उसी चैप्टर का थर्ड पार्ट है और इस चैप्टर को आज हम इस पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे पूरा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हाउ फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कि फ्रांस किस तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। अब आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन ये आए होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या होता है, फ्रांस में इससे पहले किस टाइप की मोनार्की थी, ये किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश हुई फ्रांस में। इन सभी चीज़ों को अभी हम डिटेल में समझेंगे। उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि 9th क्लास की फ़िज़िक्स की जो है फ़िज़िक्स की क्लास आनंद सर ले रहे हैं डेली 10 PM पर, और लाइव क्लासेस होती हैं उनकी। तो आपके जो भी डाउट्स हैं आप उनके सामने रख सकते हो। उनकी क्लास अटेंड करना बिल्कुल मत भूलना। इसी के साथ साथ यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम ऑल्सो। इन दोनों के ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं इन दोनों के यूज़र नेम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो आज हम पहले ये जानेंगे कि फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से पहले किस टाइप की मोनार्की थी। तो एक बार टाइटल समझोगे तो आपको पूरा पैराग्राफ अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर स्पेस कम है, मैं दूसरा पेज ले लेती हूँ। फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से पहले थी एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब है जहाँ पर जो राजा है उसी के पास ही सारी पावर है, उसकी पावर को लिमिट करने वाला कोई नहीं है। मतलब राजा की जहाँ मनमानी चले, राजा जब कानून से बड़ा हो, उसे एब्सोल्यूट मोनार्की कहते हैं। तो फ्रांस में पहले थी एब्सोल्यूट मोनार्की। फिर फ्रांस में 1791 में आई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे हुई वो भी हम जानेंगे। सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या है? जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन भी हो और मोनार्क भी हो। मतलब जहाँ पर राजा भी होगा, किंग भी होगा, और उसकी पावर को लिमिट किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक है, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब क्या है? जहाँ पर राजा के पास पूरी पावर है और उनकी पावर को लिमिट करने वाला कोई भी नहीं है। जब किंग अबव द लॉ हो तो उसे एब्सोल्यूट मोनार्की कहते हैं। फिर हुआ ये कि 1791 में फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को स्टैब्लिश कर दिया, जिसका मतलब होता है कि राजा तो होगा, उसकी पावर भी होगी, लेकिन उसकी पावर को लिमिट किया जाएगा। और किसके द्वारा लिमिट किया जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। इसीलिए इट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे बनी? जैसा कि आपको पता है कि राजा जो थे वो टैक्स बढ़ाना चाहते थे। इन्होंने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। अब मीटिंग में जो थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने अपना एक प्रपोजल सामने रखा कि अब की बार ईच स्टेट वन वोट ना होने की बजाय ईच मेंबर वन वोट होगा। मतलब हर एक मेंबर अपना वोट देगा और उनके वोट को काउंट किया जाएगा। लेकिन जो राजा थे उन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, ठुकरा दिया। तो अब जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे उनको आ गया गुस्सा। अब वो प्रोटेस्ट करने लगे। तो उन्होंने वर्साइल में एक ऐसा पब्लिक प्लेस देखा जहाँ पर ये लोग मीटिंग कर सके। तो वो कौन सा प्लेस था? दैट वाज टेनिस कोर्ट गार्डन। और यहाँ पर जाकर इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और इन्होंने यहाँ पर शपथ ली कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करेंगे ताकि राजा की पावर को लिमिट किया जाए। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ से 1789 में ये शपथ ली थी और 1791 में जाकर ये कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट एकदम कंप्लीटली तैयार हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ ध्यान रखना कि इन्होंने ये ओथ कब ली थी? 1789 में ली थी। और इन्होंने इस ओथ में कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाने की ठानी थी और यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनने लग गया था और इसको थोड़ा सा टाइम लगा। और फिर 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कंप्लीट कर लिया गया और फ्रांस में बन गई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। अब इसको डिटेल में जानते हैं। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। मतलब इन्होंने 1791 में जाकर कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को कंप्लीट कर लिया था।
और इन्होंने ये शपथ कब ली थी? 1789 में। और 1789 में नेशनल असेंबली के लोग लग गए थे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने, और ये जाकर तैयार हुआ फिर 1791 में। देखो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करने में टाइम तो लगता ही है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था, इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य था कि राजा की पावर को क्या किया जाए स्टूडेंट्स? लिमिट किया जाए। तो राजा की पावर को लिमिट करना इसका मेन एम था। नेक्स्ट है these powers instead of being concentrated in one hands of the person were now separated and assigned to different institutions. That means कि जो पावर पहले एक पर्सन के पास थी, किसके पास थी? किंग के पास थी। पावर पहले सेंट्रलाइज हो रखी थी, मतलब अकेले किंग के पास पावर थी, ठीक है। तो अकेले पहले किंग के पास पावर थी, अब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होने के बाद पावर को सेपरेट कर दिया गया, और सेपरेट करके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस मतलब अलग अलग ब्रांचेस में पावर्स को असाइन कर दिया। अब पावर्स को असाइन किन किन ब्रांचेस में किया, आइए वो भी जानते हैं। द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है जो आपने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था, हमने कुछ फिलोसोफर्स के बारे में जाना था। तो किस फिलोसोफर ने डिवीजन ऑफ पावर की बात की थी, किस फिलोसोफर ने सेपरेशन ऑफ पावर की बात की थी? वो की थी मोंटेस्क्यू ने, जिनका एक वर्क था द स्पिरिट ऑफ लॉ। इसमें इन्होंने जो पावर है उसके सेपरेशन की बात की थी, पावर के डिवीजन की बात की थी, कि जो पावर है वो एक के हाथ में ना रहकर अलग अलग ब्रांचेस में पावर असाइन होनी चाहिए। तो उसी चीज को यहाँ पर अपनाया गया। अब जो पावर किंग के पास थी उस पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है? उस पावर को अब बांट दिया। किसके बीच में बांटा? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन तीनों के पास डिफरेंट डिफरेंट पावर्स को असाइन कर दिया गया। एंड इसी के बाद फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का एस्टेब्लिशमेंट होता है, ठीक है। तो आप इस पैराग्राफ से क्या समझे? 1789 में नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट करना शुरू किया था, फिर ये ड्राफ्ट तैयार हुआ था 1791 में जाके। इस ड्राफ्ट का या इस कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? पहला तो ये था कि राजा की पावर को लिमिट कर दिया जाए, दूसरा ये था कि राजा के पास अकेले उसके हाथों में पावर ना होके उसकी पावर को डिवाइड कर दिया जाए, डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए बिटवीन डिफरेंट ब्रांचेस, जिसमें 3 ब्रांचेस थी। और ये पावर को डिवाइड किया गया लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में एंड जुडिशरी में। जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हो, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। जुडिशरी में कौन आ गए? जजेस आ गए। एग्जीक्यूटिव में कौन आ गए? किंग एंड जो मिनिस्टर्स हैं। एंड लेजिस्लेचर में नेशनल असेंबली के लोग, जिनको कौन इलेक्ट करते थे? इलेक्टर्स इलेक्ट करते थे। मतलब नेशनल असेंबली के लोग इलेक्टर्स द्वारा चुने जाते थे। और इलेक्टर्स किसके द्वारा चुने जाते थे? एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए, वैसे तो हम इस डायग्राम को अभी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन के बारे में पता होना चाहिए। एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन का एक जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि जो एक्टिव सिटीजन्स थे दे एंटाइटल्ड टू वोट, मतलब ये वोट देने का अधिकार रखते थे। एंड पैसिव सिटीजन्स में वो लोग आते थे जिनको वोट देने का अधिकार नहीं है। 28 मिलियन की पॉपुलेशन थी फ्रांस में, मतलब 2.8 करोड़ की। उसमें से लगभग 4 मिलियन, जिसे हिंदी में कहेंगे 40 लाख, तो 2.8 करोड़ की पॉपुलेशन में से 40 लाख लोग ही एक्टिव सिटीजन्स थे, और 30 लाख जो लोग थे वो पैसिव सिटीजन थे। अब ये पैसिव सिटीजन्स की उम्र क्या थी? जो भी मैन, विमेन, चिल्ड्रन, यूथ जिनकी उम्र 25 साल से कम है वो पैसिव सिटीजन्स थे। अब एक बार मैं इस डिफरेंस को दोबारा से कराना चाहती हूँ, लेकिन हम अलग इसमें समझेंगे, अलग पेज पर, क्योंकि इसका डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन, तभी आपको समझ में आएगा। ये कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। पहला जो फॉरमोस्ट यहाँ पर मेजर डिफरेंस है, दैट इज जो एक्टिव सिटीजन थे उनको वोट देने का अधिकार था।
दूसरी ही तरफ पैसिव सिटीजन्स को वोट देने का अधिकार स्टूडेंट्स नहीं था। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है, एक्टिव सिटीजन्स में माना कि एक्टिव सिटीजन्स को वोट देने का अधिकार था, पर क्या इसमें सभी जेंडर्स इंक्लूडेड थे? नो, इसमें विमेन इंक्लूड ही नहीं थी, क्योंकि स्टूडेंट्स विमेन को सिटीजन ही नहीं माना गया, उनको तो पैसिव सिटीजन मान लिया गया। तो जितनी विमेन थी वो पैसिव सिटीजन थी। सो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्टिव सिटीजन्स जिनको वोट देने का अधिकार था वो क्या थे? सभी के सभी मेन थे, पुरुष थे। ठीक है, लेकिन पैसिव सिटीजन की बात करें तो सभी विमेन पैसिव सिटीजन थी जिनको वोट देने का अधिकार नहीं था। ओके, अब थर्ड डिफरेंस आता है एज का। तो जो मैन वोट देते थे उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए थी? 25 साल के होने चाहिए थे वो, या फिर 25 साल से अबव। ठीक है, मतलब जो वोट दे रहे एक्टिव सिटीजन्स हैं उनकी उम्र या तो 25 साल या अबव 25 ईयर्स वो होने चाहिए थे, ये मैंडेटरी था। ऑन द अदर हैंड पैसिव सिटीजन्स में कौन लोग आते हैं? देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर किया कि विमेन को तो वैसे ही वोट देने का अधिकार नहीं था, ये तो वैसे ही पैसिव सिटीजन्स थे। दैट मीन्स जो औरतें 25 से ज़्यादा हों या 25 से कम हों उनको तो वैसे ही वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन जो मेन एंड यूथ एंड चिल्ड्रन जिनकी उम्र 25 साल से कम थी वो वोट नहीं दे सकते थे। फाइन, ये मेजर डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। एक्टिव सिटीजन्स वोट दे सकते थे, वोट देने वाले सभी एक्टिव सिटीजन्स मैन होते थे जिनकी उम्र 25 या 25 साल से अबव होती थी। पैसिव सिटीजन्स में वो आते थे जो वोट नहीं दे सकते थे। वुमेन तो पैसिव सिटीजन्स थी ही, चाहे वो 25 साल की उम्र से ज़्यादा उम्र रखती हों, लेकिन वो फिर भी वोट नहीं दे सकती थी। एंड 25 साल की उम्र से कम जितने भी मैन, यूथ, चिल्ड्रन थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। एक फोर्थ डिफरेंस ना आप टैक्स का देखेंगे, अभी इसके बारे में हम ये नीचे वाला पैराग्राफ में जानेंगे कि टैक्स का क्या रोल है, तो वो अभी हम पढ़ेंगे। अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसीलिए जितना अभी दिया हो उतना उतना करते हुए हम चलते हैं। तो देखिए, जो ये एक्टिव सिटीजन्स थे जो वोट देते थे, लगभग 40 मिलियन पीपल, ये अपने में से 50,000 इलेक्टर्स चूज करते थे। अब ये जो इलेक्टर्स थे ये टैक्स पे करते थे। अब इनसे भी जो हाईएस्ट टैक्स पे किया करते थे ना स्टूडेंट्स, वो आते थे नेशनल असेंबली में। फाइन, इलेक्टर्स में से फिर कुछ 75 मेंबर्स चूज किए जाते थे। अब देखिए, इलेक्टर्स की संख्या यहाँ पर कितनी दी है? 50,000 मैन। तो 50,000 मैन जो इलेक्टर्स के तौर पर चूज किए जाते थे बाय एक्टिव सिटीजन, उन्हीं में से नेशनल असेंबली के मैन चूज किए जाते थे जिनकी संख्या होती थी 745 मेंबर्स। और यहीं से तैयार होता है लेजिस्लेचर, है ना। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना। तो कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार इनके द्वारा किया जाता था। अब इन्हीं नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स थे 745, इन पर कंट्रोल रखने के लिए, कंट्रोल कैसा कि ये नेशनल असेंबली के लोग क्या ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इन पर कंट्रोल रखने के लिए कुछ मिनिस्टर्स होते थे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते थे, अपनी अपनी ब्रांचेस के अंडर के नेशनल असेंबली के लोगों को ये देखा करते थे कि क्या ये लोग सही से काम कर रहे हैं, क्या ये लोग सही से कानून बना रहे हैं। ऐसी चीज़ों पर ये कंट्रोल किया करते थे। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जाता था उस कॉन्स्टिट्यूशन में राजा की पावर को लिमिट किया जाता था, कंट्रोल किया जाता था। तो राजा और जो मिनिस्टर्स थे ये दोनों मिलकर क्या बनाते थे स्टूडेंट्स? एग्जीक्यूटिव, है ना। ये कौन सी ब्रांच को फॉर्म करते थे? एग्जीक्यूटिव को। जैसे कि लेजिस्लेचर में ये लोग आते थे जो वोट भी दे रहे हैं एंड जो नेशनल असेंबली के लोग हैं, एंड एग्जीक्यूटिव में किंग एंड मिनिस्टर्स आते थे। अब देखो, किंग की पावर को कंट्रोल किया जाता था कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, लेकिन किंग के पास एक पावर होती थी जिसे कहा जाता था वीटो पावर। वीटो पावर का मीनिंग आपको पता है क्या होता है? वीटो पावर का मतलब ही होता है आई डू नॉट अलाउ, जिसे हिंदी में कहते हैं मैं अनुमति नहीं देता। दैट मीन्स कि अगर किसी के पास, देखो, अगर किसी के पास वीटो पावर होती है
तो वो किसी भी चीज़ की सहमति के लिए मना कर सकता है, वो किसी भी एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकता है। तो सोचिए, अगर नेशनल असेंबली ने कुछ ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ ऐसा नियम बनाया जो किंग को पसंद नहीं आया, तो किंग के पास वीटो पावर होती थी और वो वीटो पावर के थ्रू उस चीज़ को कैंसिल कर सकता था, उस प्रपोजल को कैंसिल कर सकता था। बट एक चीज़ यहाँ पर कमाल की ये है कि ये वीटो पावर ना सिर्फ कहने कहने की थी किंग के पास। किंग किसी भी चीज़ को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि जो किंग है उसको ऑलरेडी पता लग गया था कि अब उसकी पावर जो वो ख़त्म हो चुकी है, अब ये लोग सभी एकजुट हो चुके हैं। तो कहने के लिए ये वीटो पावर इसके पास होती थी, लेकिन ये उस पावर को यूज़ नहीं कर सकता था। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रारूप तैयार किया गया कि इसके पास एक वीटो पावर होगी जिससे ये अपनी असहमति दे सकता है। नेक्स्ट ब्रांच है दैट इज जुडिशरी, जिसमें जजेस आते थे और इनको भी वोट के थ्रू चुना जाता था। और ये जजेस जो थे ये फैसला दिया करते थे न्याय अन्याय का, ठीक है, कि कानून को लोग ढंग से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कोई कानून को तोड़ेगा तो उसे सजा जरूर मिलेगी। आई होप आपको ये डायग्राम अब समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। अब यहाँ पर आप इस पैराग्राफ में जानेंगे कि टैक्स का खेल कितना बड़ा था। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको जब डिफरेंस बताई थी तो मैंने ये लास्ट में बताया था ना कि टैक्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में, तो वही चीज़ अब हम बात करेंगे यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर बता देती ना आपको डिफरेंस में तो आप कंफ्यूज हो जाते। अब हम जानेंगे कि टैक्स जो था वो कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा था इन इंस्टीट्यूशंस में। कौन सी इंस्टीट्यूशन में? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। The Constitution of 1791 vested the power to make laws in the National Assembly, which was indirectly elected. 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार हुआ तो उसमें सारी पावर कानून बनाने की किसको दे दी गई? नेशनल असेंबली के लोगों को, जिन्हें इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता था। अब इनडायरेक्टली वर्ड कैसे आया वो भी जानिए आप यहाँ पर। एक्टिव सिटीजन्स अपने में से इलेक्टर्स चूज करते थे। अब इलेक्टर्स में से जो हाईएस्ट पेयर्स थे ना टैक्स के, उनको नेशनल असेंबली चूज किया जाता था। तो इनडायरेक्टली हो गया ना इनका, क्योंकि ये डायरेक्टली एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा ना चुन के बल्कि ऐसे इनडायरेक्ट वोट होता था और इनडायरेक्ट वोट के थ्रू नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चूज किया जाता था जिनके पास कानून बनाने की पावर थी, राइट। That is, citizens voted for group of electors who in turn then choose the assembly। जैसा कि अभी हमने देखा कि जो एक्टिव सिटीजन्स थे वो इलेक्टर्स के ग्रुप को चुनते थे और इलेक्टर्स की संख्या कितनी होती थी? 50,000। और फिर इन 50,000 में से जितने भी हाईएस्ट टैक्स पेयर थे, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्स पे करते थे, उनको नेशनल असेंबली का मेंबर चूज किया जाता था। और यही जो मेंबर्स थे ये लेजिस्लेटिव फॉर्म करते थे, इस ब्रांच को फॉर्म करते थे और ये कानून बनाते थे। अब सारे ही सिटीजन एक्टिव सिटीजन नहीं थे, सभी सिटीजन्स को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो अधिकार किन लोगों को था वोट देने का? ओनली मेन अबव 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of laborers' wages वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। अब देखिए एक्टिव सिटीजन्स में सभी लोग नहीं थे, एक्टिव सिटीजन्स में सभी आदमी भी नहीं थे। वो आदमी, वो लोग, वो पुरुष जो 25 साल की उम्र से ज़्यादा अपनी उम्र रखते हैं तो वो वोट देते थे। लेकिन उनमें से भी जो टैक्स पेयर्स थे, जो 3 days की लेबरर्स वेजेस मतलब 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर जो चुकाते थे ना, वो ही एक्टिव सिटीजन्स थे, ठीक है। कि कौन एक्टिव सिटीजन्स थे? वो मैन, एक तो जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है एंड जो 3 days मतलब 3 दिन की जो मजदूरी के बराबर कर होता है, वो जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स पे करते थे वो ही एक्टिव सिटीजन्स होते थे। तो ये एक्टिव सिटीजन की परिभाषा थी जो आपको ध्यान में रखनी है। यही खेल था किसका? टैक्स का। दैट इज वाई दे वर एंटाइटल्ड टू वोट। और जो मैन जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा थी और जो 3 दिन की मजदूरी के लगभग कर चुकाते थे,
उनको उनको वोट देने का अधिकार था, एंड रिमेनिंग जो मैन वीमेन थी वे पैसिव सिटीजन्स थे। ठीक है, तो पैसिव सिटीजन्स में वो लोग आ गए, एक तो जो टैक्स पे नहीं करते और एक वो लोग जिनकी उम्र 25 साल से कम थी। अब देखिए, नेशनल असेंबली को क्वालिफाई करने के लिए क्या चीज होनी चाहिए थी? टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर्स एंड देन एज अ मेंबर ऑफ असेंबली, कि इलेक्टर्स के मेंबर एंड असेंबली के मेंबर बनने के लिए अ मैन हैड टू बिलोंग टू हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स, मतलब जो ज़्यादा कर पे करता था वो ही ऊपर का लेवल अचीव करता था। जैसे कि एक्टिव सिटीजन्स ने क्या करा कि अपने में से जो हाईएस्ट पेयर्स थे, टैक्स पेयर्स थे, उनको इलेक्टर्स के तौर पर चूज कर लिया। इलेक्टर्स में जो और हाईएस्ट पेयर्स थे टैक्स के, उसमें से नेशनल असेंबली के मेंबर्स को इन्होंने चूज कर लिया। सो टैक्स का खेल इतना बड़ा था, मतलब जो ज़्यादा टैक्स पे करता था वो नेशनल असेंबली का मेंबर बन जाता था। तो ये खेल था सारा टैक्स। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान रखनी है। देखो, ये जो आप देख रहे हो ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है बच्चों, इसको कॉन्स्टिट्यूशन मत समझ बैठना फ्रांस का। ये फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, बल्कि ये एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट था। जब इन्होंने, नेशनल असेंबली ने जब ओथ ली थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करेंगे, उसके लगभग 2 महीने के बाद ही इन्होंने इस इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को निकाल दिया था। और इस इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? यहाँ पर नाम लिखा है द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स की बात की है, लगभग कितने प्रिंसिपल्स की? 17 प्रिंसिपल्स की बात की है, जिसमें इन्होंने मैन एंड सिटीजन्स के राइट्स की बात की है। और इन्हीं राइट्स को यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है। ये देखिए, ये जो बॉक्स है ना, इसमें 17 प्रिंसिपल्स को यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है। और ये डिक्लेरेशन लाना या ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लाना क्यों जरूरी था? क्योंकि नेशनल असेंबली के लोगों ने ये कहा कि ये जो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, इसी के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जाएगा। मतलब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करेंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेंगे। फाइन, तो अब आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन मत मान लेना, ये एक डॉक्यूमेंट है। और ऐसे डिक्लेरेशन, जो डॉक्यूमेंट के ऐसे डिक्लेरेशन बहुत बार होते रहे हैं, जिसमें से इम्पोर्टेंट है एक तो यूनाइटेड स्टेट्स का बिल ऑफ राइट और एक द ग्रेट चार्टर करके है। तो ऐसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें मैन एंड सिटीजन्स के राइट्स की बात की गई थी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब जैसा कि हमने जाना कि एक ऐसा डिक्लेरेशन, एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार किया गया जिसमें मैन एंड सिटीजन्स के राइट की बात की गई, और जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया तो इस डिक्लेरेशन को ध्यान में रखा गया। और इस डिक्लेरेशन में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई थी और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया गया, वो यहाँ पर है। राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपने एसेस देने का अधिकार, मतलब अपनी राय या अपने ओपिनियंस रखने का अधिकार। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब लोग इक्वल हैं, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अच्छा, ये जो नेक्स्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर स्टैब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनअलाइनेबल राइट्स। अब ये जो राइट्स यहाँ पर लिखे हैं, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये किस में स्टैब्लिश किए गए? ये इसमें स्टैब्लिश किए गए, नेचुरल एंड इनअलाइनेबल राइट्स में। अब नेचुरल एंड इनअलाइनेबल राइट्स का मतलब क्या है? पहली बात तो मैं इस वर्ड का मीनिंग बता देती हूँ, ये थोड़ा महंगा सा वर्ड लग रहा है। इसका मतलब है कि वो राइट्स जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। एंड इनअलाइनेबल का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ आपसे छीनी ना जा सके। तो ये जो राइट हैं, जैसे कि जीने का अधिकार, भाई आप पैदा हुए तो आपको जीने का अधिकार है, आपके पास अपनी स्पीच है, आप अपने ओपिनियन मेक कर सकते हो, कानून के सामने सभी लोग इक्वल हैं, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये सारी चीज़ें नेचुरल एंड इनअलाइनेबल राइट्स थे हर एक सिटीजन के। ठीक है, अब इसी का मीनिंग आगे लिखा भी हुआ है। दे बिलोंग्ड टू ईच ह्यूमन बींग्स बाय बर्थ। अब जो ये राइट्स हैं,
ये जो ऊपर राइट्स हमने पढ़े ये सारे नेचुरल राइट्स हैं, मतलब आपको बाय बर्थ ये मिलने ही मिलने हैं हर एक ह्यूमन बींग्स को, एंड कुड नॉट बी टेकन अवे, दैट मीन्स ये इनअलाइनेबल राइट्स हैं, ये आपसे छीने नहीं जा सकते। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ स्टेट, मतलब ये अब स्टेट की ड्यूटी होती थी कि वो सिटीजन्स के इन नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। और नेचुरल राइट्स का मतलब क्या है, जो आपको बाय बर्थ मिलते हैं, और बाय बर्थ मिलने वाले अधिकार इनअलाइनेबल होते हैं, इनको छीना नहीं जा सकता किसी भी तौर पे। और इस चीज़ की सुरक्षा किसके द्वारा की जाएगी, स्टेट के द्वारा। ठीक है, आई होप आपको ये अब समझ आ गया होगा। अब ये जो 17 प्रिंसिपल्स हैं एक बार इनको भी कर लेते हैं। सबसे पहला अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट था ये, मैन आर बोर्न एंड रिमेन फ्री। जो हर एक इंसान है वो पैदा होता है और उसको अधिकार है कि वो स्वतंत्र रहे और उसको इक्वल राइट्स मिलें। सेकंड है, जो भी पॉलिटिकल एसोसिएशंस है, मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टी बनती है, ये उसका एम है, ये उसका उद्देश्य है, मेन एक ये है कि वो लोगों के नेचुरल राइट्स को प्रिजर्व करे, मतलब उनको सुरक्षित रखे, और लोगों के जो नेचुरल राइट हैं जो उनसे छीने नहीं जा सकते उनकी सुरक्षा करे, जैसे कि लिबर्टी स्वतंत्रता, प्रॉपर्टी संपत्ति या आपके जो एसेट्स होते हैं, सिक्योरिटी मतलब लोगों को सुरक्षा प्रोवाइड करना, एंड रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन मतलब जो लोग एक दूसरे को ओप्रेस करते हैं या टायरनी दिखाते हैं उन लोगों से जो कॉमन पीपल हैं उनकी सुरक्षा करना एंड ऑपरेशन को रोकना। नेक्स्ट इज सोवर्निटी। सोवर्निटी रिजाइड्स इन द नेशन, मतलब सोवर्निटी का देखिए मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री से कंट्रोल ना हो, मतलब फ्रीडम हो पूरी, अपनी संप्रभुता हो। तो जो इंडिपेंडेंट या ऑटोनोमस कंट्री होगी उसे सोवर्न कंट्री कहेंगे। तो फ्रेंच नेशन ने डिक्लेयर किया कि ये एक सोवर्न कंट्री है, इट वोंट बी कंट्रोल्ड बाय एनी अदर कंट्री, और कोई भी अगर ग्रुप या इंडिविजुअल इसे तोड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर कानून स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा, और कोई भी विद इन नेशन कोई ग्रुप या इंडिविजुअल एक दूसरे को ओप्रेस नहीं कर सकता, किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है लिबर्टी, फ्रीडम। फ्रीडम सबको मिली है, बट दैट डजंट मीन कि आप दूसरों को इंजरी पहुंचाएं, दूसरों को अगर नुकसान पहुंचाएंगे तो आप पर कानून एक्शन लेगा। तो कहने का मतलब है ये भले ही लिबर्टी आपकी नेचुरल राइट्स में आते हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वतंत्रता के तहत रहकर आप दूसरों को इंजरी पहुंचाएं। नेक्स्ट है कि अगर कोई भी लिबर्टी का मिसयूज करेगा एंड सोसाइटी को इंजरी पहुंचाने की कोशिश करेगा, मतलब समाज को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाएगा, तो उस पर कानून रोक लगा सकती है एंड स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है। नेक्स्ट वन इज, जो कानून है ये जनरल विल का एक्सप्रेशन है, मतलब जो सभी की इच्छाएं हैं उसका ये एक प्रारूप है, और जब कानून बनाया जाता है इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं और सभी लोगों को पार्टिसिपेट करने का राइट है। किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, या तो पर्सनली या रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हम ही लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड सभी लोग कानून के सामने इक्वल हैं। अब एक और ये प्रिंसिपल लाया गया कि कानून से बाहर होकर किसी पर भी कोई एक्यूजेशन नहीं लगाया जा सकता, किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कानून ने उसको मतलब दोषी ना ठहराया हो। ठीक है, जब तक कटघरे में एक इंसान दोषी नहीं ठहराया गया है तो उसे आप एक्यूज नहीं कर सकते, ना ही किसी को बिना एक्यूजेशन एंड बिना प्रूफ के अरेस्ट या डिटेन किया जा सकता है। दैट मीन्स कि ना ही किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, ये अगर चीज़ें होनी है, किसी पर एक्यूजेशन, कोई इंसान को दोषी ठहराना है, किसी को गिरफ्तार करना, ये सारी चीज़ें किसकी गाइडलाइन के अंडर होंगी, कानून के ही अंडर होंगी। नेक्स्ट वन इज, हर एक इंसान के पास लिबर्टी है कि वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ लिख सकता है या फ्रीली प्रिंट कर सकता है। प्रिंट का मतलब क्या है, प्रिंट की आज़ादी का मतलब है कि सोसाइटी में एंड पॉलिटिकली क्या चल रहा है, पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, सोशल कंडीशन क्या है, कौन सी पार्टी अभी जो है पावर में है, ये सब चीज़ों के बारे में प्रिंट किया जा सकता है। फिलोसफर्स अपने जो व्यू पॉइंट है वो लोगों को दर्शा सकते हैं।
तो पैम्फलेट्स, न्यूज़पेपर्स, इनके थ्रू कुछ भी प्रिंट किया जा सकता है, लेकिन लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी लिखें, कुछ भी बोले, कुछ भी छापें। अगर आप इस लिबर्टी का मिसयूज़ करेंगे तो कानून के तहत आपको सज़ा दी जाएगी, ठीक है। और जो भी इंसान कुछ गलत करेगा, कुछ गलत बोलेगा, कुछ गलत लिखेगा या फिर इस लिबर्टी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, ये सारी जिम्मेदारी फिर उसी की ही होगी। नेक्स्ट वन इज रिलेटेड टू टैक्स। दैट मीन्स कि पब्लिक फोर्स को मेंटेन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने के लिए जो भी खर्चा होगा वो टैक्स के तौर पर लिया जाएगा, एंड ये टैक्स इंडिस्पेंसेबल होगा। इसका मतलब है कि परम आवश्यक, मतलब ये तो देना ही देना है, इससे आप छूट नहीं सकते, जो कॉमन टैक्स होगा। और ये जो कॉमन टैक्स है ये कब किस तरीके से डिवाइड होगा, ये लोगों की मीन्स पर डिवाइड होगा, मतलब कितना वो कमाते हैं, उनकी क्या इनकम है, किस तरीके से वो कमाते हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखकर टैक्स को बांटा जाएगा। नेक्स्ट वन इज रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी राइट्स। प्रॉपर्टी एक सैक्रेड एंड इनवॉयलेबल राइट माना गया है। सैक्रेड का मतलब एक बहुत पवित्र, और जो आपकी मेहनत की कमाई है मतलब उस सेंस में ये चीज़ बोली गई है, सैक्रेड, राइट। एंड इनवॉयलेबल का मतलब है कि इसे कोई भी बिना बात के आपसे छीन नहीं सकता, इट इज़ योर सिक्योर एसेट, राइट। तो ये कहा गया है कि कोई भी आपकी प्रॉपर्टी आपसे छीन नहीं सकता, एंड किसी को भी प्रॉपर्टी खरीदने से कोई डिप्राइव नहीं कर सकता, ना ही कोई ओप्रेस कर सकता है प्रॉपर्टी के केस में। अगर आपकी प्रॉपर्टी, आपके पास पूरे आपके कागज़ हैं, तो वो प्रॉपर्टी आपकी है, ठीक है। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी किसी लीगल केस के अंडर आती है या वो प्रॉपर्टी सरकार की है, तो सरकार क्या करेगी, वो आपसे प्रॉपर्टी ले सकती है, बट उसके बदले आपको कंपेंसेशन, मतलब जो मुआवजा है, जो पैसा है उस प्रॉपर्टी का, वो आपको एडवांस में गवर्नमेंट द्वारा दे दिया जाता है। एंड ये होता भी, आपने इंडिया में भी देखा होगा, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है या जो ऐसी प्रॉपर्टी जो ऑथराइज नहीं हुई है, वो गवर्नमेंट ले सकती है, और जो रहने वाले लोग हैं कॉलोनी में, तो उनको मुआवजा दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल्स थे ये आपको ध्यान में रखने हैं, और ये सारे ही प्रिंसिपल्स किसके अंडर थे, इस डिक्लेरेशन के अंडर लिखे हुए थे। और इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखा गया जब कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। फाइन, तो ये चीज़ें तो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। अब यहाँ पर ना आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ेंगे। देखिए, हमें अभी तक क्या लग रहा है कि पहले राजा की पावर थी, राजा की पावर उससे छीन कर या उसकी पावर को लिमिट करके अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फ्रांस में आ गई। लेकिन इसी टाइम पर हमने यहाँ पर देखो साइड में पढ़ा था ना कि प्रिंट फ्रीली, मतलब लोगों के पास ये आज़ादी थी कि वो अपने विचार लोगों तक पहुंचा सकते हैं, बट कैसे, प्रिंटिंग मीन्स के द्वारा, मतलब न्यूज़पेपर, जर्नल्स या पैम्फलेट्स लिख के, ठीक है। तो अब हमें सुनने में तो ये लग रहा है कि ठीक है भाई, राजा चला गया तो फ्रांस में अब दिक्कत क्या थी, अब तो सभी लोगों को इक्वल राइट्स मिल गए हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। इसी टाइम पर फिलोसोफर्स के साथ साथ कुछ रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट्स का भी जन्म हुआ, जिन्होंने लोगों के अंदर और ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की और ये समझाया कि आप लोग इस बात पर खुश मत हो कि किंग की पावर को लिमिट कर दिया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप हो गई तो आप लोगों को सारे अधिकार मिल गए। यहाँ पर रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट ये बताना चाहते थे, भले ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप हो गई है, बट आप लोगों का आज भी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। लेकिन ये एक्सप्लॉइटेशन अब किंग के द्वारा नहीं, बल्कि जो रिच पीपल हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके द्वारा आप लोगों का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। आइए इसी बात को अब हम जानते हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। तो ये एक रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट रहे जिनका नाम था जीन पॉल मैरिट। इन्होंने एक न्यूज़पेपर था, उसमें इस बात पर कमेंट किया कि किस तरीके से ये अमीर लोग इन गरीब लोगों का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। पहले तो किंग एक्सप्लॉइटेशन करता था जब एब्सोल्यूट मोनार्की थी, लेकिन अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई तो अब ये अमीर लोग गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इसी बात पर जीन पॉल ने एक न्यूज़पेपर में अपने रिव्यूज़ दिए, और वो न्यूज़पेपर का नाम क्या है, लामी डो पीपल, और इसका मतलब क्या होता है, द फ्रेंड ऑफ द पीपल। इस न्यूज़पेपर का इंग्लिश में मीनिंग है द फ्रेंड ऑफ द पीपल। और इन्होंने
किस बात पर रिव्यूज़ दिए? इन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन पर अपने रिव्यू दिए कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल असेंबली ड्राफ्ट कर रही है ना, इसमें अमीर लोग गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनकी कोट दी गई है, इनकी बातें दी गई हैं। इनको हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। अब ये क्या लिखते हैं इस न्यूज़पेपर में? ही सेज द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल हैज़ बीन गिवन टू रिच। देखिए कितनी सही और स्टीक एंड प्रिसाइजली ये बात बोली गई है। देखिए इन्होंने कहा कि जो रिप्रेजेंटेशन का टास्क है किसके द्वारा किया जाता है? नेशनल असेंबली के लोगों के द्वारा। और ये टास्क कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रिच पीपल। किस तरीके से? जैसे कि हमने क्या बात की थी कि जो नेशनल असेंबली के मेंबर होंगे वो वही होंगे जो हाईएस्ट टैक्स पेयर्स होंगे। और हाईएस्ट टैक्स पेयर्स कौन हैं? रिच पीपल हैं, क्योंकि उन्हीं के पास इतना पैसा है कि टैक्स मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जितना ज़्यादा जो टैक्स पे करता है वो नेशनल असेंबली का मेंबर बन जाता है। तो उसी बात को जीन पॉल यहाँ पर लिखते हैं और कहते हैं कि नेशनल असेंबली जो कानून बनाने का अधिकार रखती है, जो लोगों को रिप्रेजेंट करने का अधिकार रखती है, वो किसके द्वारा फॉर्म तैयार हो रही है? वो तैयार हो रही है रिच पीपल के द्वारा। और यही रिच पीपल हैं जो लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ ही सेज कि जो टास्क है रिप्रेजेंट करने का लोगों को, तो ये रिप्रेजेंटेटिव्स सारे के सारे रिच हैं। द लॉट ऑफ पुअर पीपल एंड ओप्रेस्ड वो लोग होते हैं जिनको काफ़ी सालों से ऐसे तबके जिनको दबाया गया हो, ऐसे तबके के लोग। तो ये कहते हैं कि जो पुअर पीपल हैं, ओप्रेस्ड पीपल हैं, उनकी जो कंडीशन है वो पीसफुल तरीके से कभी भी इम्प्रूव नहीं हो सकती। Here we have absolute proof of how wealth influenced the law। और जैसे कि हमने देखा कि नेशनल असेंबली में वो लोग थे जो हाईएस्ट टैक्स पेयर्स थे, उसी बात पर ये कहते हैं कि हमारे पास ये पूरा का पूरा पुख्ता सबूत है कि किस तरीके से जो वेल्थ है, मतलब जो पैसा है, वो कानून को इन्फ्लुएंस करता है। इनका कहने का मतलब है कि अमीर लोग अपनी मर्जी से कानून को तोड़ मरोड़ सकते हैं, और इसी कानून के तहत ये रिच लोग किनका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं? इन ओप्रेस्ड पीपल का एंड इन पुअर पीपल का। अब ये आगे कहते हैं कि ये जो कानून हैं ये तभी तक इम्प्लीमेंट हैं लोगों पर जब तक लोग इन्हें मान रहे हैं। इनका कहने का यहाँ पर मेटाफोरिकली ये मीनिंग है कि ये कानून भी टूट सकते हैं, ये भी बदल सकते हैं अगर लोग अपने पर आए तो, क्योंकि कॉमन पीपल में इतनी ताकत होती है। तो ये कहते हैं कि ये कानून तभी तक हैं जब लोग इनको ओबे कर रहे हैं, इन कानूनों का पालन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इन पुअर एंड ओप्रेस्ड पीपल ने एरिस्टोक्रेट को निकाल फेंका था, यही सेम हाल अब उन लोगों का होने वाला है जो वेल्थी हैं, जो रिच पीपल हैं, जो लोगों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये बातें किसने कही थी? ये बातें कही थी एक रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट जीन पॉल ने। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब ये ना कुछ सिंबल्स भी हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये भी कर लेते हैं एक बार फटाफट से। 18th सेंचुरी में फ्रांस में मेन एंड वीमेन इतने पढ़े लिखे नहीं थे। मेजॉरिटी किसकी थी? इलिटरेट पीपल की थी, जो लोग प्रिंटेड वर्ड्स को पढ़ नहीं सकते थे, जो लोग ना पढ़ सकते थे और ना ही लिख सकते थे। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऐसे लोगों की थी हु कुड नॉट रीड एंड राइट। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर इन लोगों को चीज़ें समझाई कैसे जाती थी, क्योंकि ये लोग तो पढ़ नहीं सकते थे ना लिख सकते थे। तो क्या किया जाता था उस टाइम पर? इमेजेस एंड सिंबल्स के थ्रू इनको इम्पोर्टेंट आइडियाज़, इम्पोर्टेंट बातें बताई जाती थी। ठीक है, अगर जैसे कोई इम्पोर्टेंट आइडिया, इम्पोर्टेंट बातें इन लोगों तक पहुंचानी है तो वो प्रिंटेड वर्ड्स के थ्रू ना पहुंचाकर इनके सामने इमेजेस या सिंबल्स के थ्रू समझाई जाती थी। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल है ले बार्बियर का। ले बार्बियर ने सिंबल्स के थ्रू समझाया था व्हाट इज़ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। देखो जैसे कि आपने ये ऊपर देखा है ना, हमने शायद उनका नाम मैं शायद उनका नाम बताना यहाँ पर भूल गई। ये था द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। इस डॉक्यूमेंट को पेंट करके लोगों को समझाया था, और पेंट किसने किया था? ले बार्बियर ने किया था। और इसमें इन्होंने पेंट करके प्रिंटेड वर्ड का यूज़ नहीं किया बल्कि कुछ सिंबल्स का यूज़ किया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया?
इस डॉक्यूमेंट को लोगों तक समझाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने इन प्रिंसिपल्स को सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, चलिए आइए वहीं चलते हैं एक बार जहां हम अभी थे। तो क्या बात कही है कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स जो एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट था जिसमें ह्यूमन बींग्स के राइट्स की बात की गई थी। अब अगर ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट लोगों को ही नहीं पता जिनके लिए बने हैं, तो फायदा क्या था इस डॉक्यूमेंट का? कोई फायदा नहीं था। तो ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स लोगों तक पहुंचाने भी जरूरी थे, लेकिन मेजॉरिटी लोगों की ऐसी थी जो पढ़ नहीं सकते थे, ना ही लिख सकते थे। तो इसीलिए ले बार्बियर जो एक पेंटर थे, उन्होंने इस डॉक्यूमेंट में बहुत सारे ऐसे सिंबल्स बनाए और उन सिंबल्स के थ्रू इन्होंने इन प्रिंसिपल्स को कन्वे करने की कोशिश की उन लोगों को जो लोग ना रीड कर सकते थे ना राइट कर सकते थे। ऐसे बहुत सारे सिंबल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। इन सभी सिंबल्स को एक बार हम पढ़ लेते हैं। ये पहला सिंबल किसका है? एक हथकड़ी का, एक चेन का। और ये किसको सिंबलाइज करता है? यहाँ पे ये टूटी हुई हथकड़ी सिंबलाइज कर रही है फ्रीडम को, लिबर्टी को। ठीक है, तो अगर ये जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं जो ना पढ़ सकते थे ना ही लिख सकते थे, इनको अगर फ्रीडम की भाषा समझानी है तो चेन को सिंबलाइज करके दिखाया जाता था। तो ऐसे टूटी हुई चेन दिखाई जाती थी। तो क्या हुआ? इसका मतलब ब्रोकन चेन, मतलब टूटी हुई चेन या टूटी हुई हथकड़ी। स्लेव्स को ना पहले चेन में बांधा जाता था। तो दास को जब चेन में बांधा जाता था तो बंधी हुई चेन किसको सिंबलाइज करती है? ये सिंबलाइज करती है कि अभी आप केज में हो। लेकिन जब उसी चेन को टूटा हुआ दिखा देंगे, देन इट स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। कि मतलब अब अगर ये चेन टूटी हुई सिंबलाइज करेंगे, दैट मीन्स अब आप फ्री हो, आप इस पिंजरे से अब बाहर हो। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। ये जो सिंबल है ये किसको शो करता है? स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। देखो जो लकड़ियों का बंडल होता है, ये हमारे यहाँ मोरल स्टोरी भी है ना एक, कि लकड़ी का बंडल जो है वो तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन एक जो लकड़ी है वो इजीली तोड़ी जा सकती है। तो एक छोटी सी रोड अकेली वो तोड़ी जा सकती है, लेकिन एंटायर बंडल तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो लोगों को ये बताया जाता था कि यूनिटी में ही स्ट्रेंथ है, मतलब एकता में ही स्ट्रेंथ है। तो सभी लोगों को एक मिलकर एकजुट होकर रहना है। तो ये बताया जाता था बंडल ऑफ रोड्स के थ्रू। नेक्स्ट सिंबल किसको सिंबलाइज करता है? नॉलेज को, मतलब ज्ञान को। तो देखिए एक ये ट्रायंगल बना रखा है, ट्रायंगल के बाहर जो ये लाइट है वो रेडिएट हो रही है, जैसे सूर्य की लाइट्स रेडिएट होती हैं, सन की किरणें रेडिएट होती हैं। और बीच में ये आंख बना रखी है। आंख इसलिए बनाई, और ये खुली हुई आंखें हैं, ये ध्यान रखना। खुली हुई आंखों का मतलब क्या है? खैर ये तो मैंने ड्राउजी सी आंखें बना दी। हाँ, खुली हुई आंखों का मतलब क्या है? कि हम सब देख रहे हैं और हमें सारी चीज़ों का ज्ञान है। तो देखिए ये लाइन क्या है? द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट। जो ये ट्राइंगल है इसके अंदर जो आई बनी हुई है और ये रेडिएट कर रही है, दैट मीन्स कि आंखें सब देख रही हैं, आंखों के आगे कोई पर्दा नहीं है। इसका मतलब है ये स्टैंड करता है नॉलेज को, ज्ञान को। ठीक है, जिस तरीके से सूर्य की किरणें आती हैं और इग्नोरेंस का क्लाउड, मतलब जो अज्ञान है वो चला जाता है, उसी तरीके से ये आंखें क्या रेडिएट कर रही हैं? यहाँ पर ज्ञान को रेडिएट कर रही हैं। नेक्स्ट है सैप्चर। सैप्चर ना एक ये चीज़ होती थी जो मतलब एक ये छड़ी सी होती थी ऐसे डेकोरेटेड सी, जिसको किंग और क्वीन अकेजनल टाइम पर वियर किया करते थे। तो ये किसको शो करता है? ये रॉयल पावर को शो करता है। नेक्स्ट, स्नेक इज बाइटिंग इट्स ओन टेल। और फिर ये जब टेल को अपने माउथ के अंदर रखता है तो ये एक रिंग बन जाती है। अब रिंग बन गई तो यहाँ पर देखो, ना तो हमें ये पता कि कहाँ से शुरुआत हुई है, ना हमें ये पता कहाँ से एंड हुआ है। तो ये जो सिंबल है कि स्नेक ने अपनी टेल को बाइट किया हुआ और एक रिंग बना ली है, ये सिंबल करता है एटर्निटी को। एटर्निटी का मतलब क्या होता है? अनंत काल, मतलब जिसका कोई एंड ना हो, ना तो ये पता कि क्या बिगनिंग है, ना ये पता कि क्या एंड है। जैसे कि टाइम का किसी को नहीं पता। ठीक है, एंड ऑल्सो इसके बारे में भी नहीं पता व्हाट इज लाइफ आफ्टर डेथ। ओके, चलिए नेक्स्ट सिंबल्स करते हैं। नेक्स्ट वन इज रेड फिरेंजियन कैप। ये कैप रेड कलर की थी
और ये एक ऐसी कैप थी, ये तब पहनी गई जब स्लेव्स को फ्री कर दिया गया। पहले स्लेव्स को जो दास थे वो बंधुआ मजदूर थे, राइट। अब जब स्लेव्स का इमेंसिपेशन होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर, तो उसी टाइम पर ये स्लेव्स इस कैप को पहनते हैं और ये एक सिंबल बन गया था फ्रीडम का। किसके लिए? स्लेव्स के लिए। एंड दे वोर इट वाइल द इमेंसिपेशन ऑफ द स्लेव्स हैपेंड। नेक्स्ट है ब्लू, वाइट, रेड। ये कलर्स को अडॉप्ट किया गया फॉर्मली 1794 में, और ये कलर्स फ्रांस के नेशनल कलर्स बन गए, जो किसको सिंबलाइज करते थे? ये दीज जो कलर्स हैं दे सिंबलाइज्ड लिबर्टी, इक्वालिटी, ब्रदरहुड, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड मॉडर्नाइजेशन। नेक्स्ट है एक विमेन दिखाई है और इसके विंग्स दिखाए हैं। तो विंग्ड विमेन किसको शो करता है? इट सिंबलाइज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ। तो कानून जो है उसको पर्सोनिफाई करती है ये इमेज, ये सिंबल। और इसमें विमेन दिखाने का मतलब ये था कि इसमें हर एक कॉमन पीपल को रिप्रेजेंट किया गया है, कि कानून में सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं जब कानून फॉर्म होता है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, दोनों ही तरीके से। नेक्स्ट है द लॉ टैबलेट, जिसमें ये बताया गया है कि सभी लोग कानून के आगे समान हैं, सभी लोग इक्वल हैं, किसी भी इंसान के बीच में पैसों के आधार पर, मनी, रेस, रिलीजन, इस बेसिस पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो ये जो सिंबल्स हैं वो हमने कर लिए हैं, और हमारा ये जो चैप्टर है द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन ये यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ पर हम जानेंगे कि अब किस तरीके से मोनार्की अबोलिश होती है और फ्रांस रिपब्लिक कैसे बनता है। अभी तक तो हमने ये जाना था कि एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे हुआ, अब हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिक कैसे बना फ्रांस। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, आप मेरे साथ चैनल पे जुड़े रहें, आपको स्टोरी का पता लग जाएगा। और बहुत ही इजी तरीके से मैं समझा रही हूँ, एक एक लाइन मैं आपको करा रही हूँ ताकि आपको कहीं भी डिफ़िकल्टी ना आए, ठीक है। आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, वहाँ पर आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस है, जो भी क्वेरीज है, आप मेरे साथ वहाँ पर जुड़कर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। दिस साइड प्रियंका गौर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कीप लर्निंग। बाय बाय।